Misk Original. रात के वक्त न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट रूम में गैर मामूली खामोशी थी। जज अपनी कुर्सी पर बैठा था, प्रोसिक्यूटर्स के सामने फाइलों के ढेर थे और कमरा सहाफियों से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक शख्स खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी और आवाज़ में हल्की कपकपाहट। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये शख्स आसिफ रज़ा मर्चेंट था, पाकिस्तान का एक आम ताजिर, जिस पर इल्ज़ाम था कि वो अमरीकी सियासतदानों हत्ता के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलव्वस था। मगर कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक कारोबारी आदमी से, जिसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक खुफिया जंग के जाल में फंस गई। आसिफ रज़ा मर्चेंट तकरीबन 46 या 47 साल का पाकिस्तानी शहरी था। पाकिस्तान में इसका गारमेंट्स का कारोबार था और ज़ाहिरी तौर पर उसकी ज़िंदगी एक आम ताजिर जैसी थी, मगर इसकी ज़िंदगी के दो रुख थे। पाकिस्तान में इसकी एक फैमिली थी और ईरान में भी इसकी एक अलग दुनिया थी, एक बीवी और एक लेपालक बेटी। दो मुल्कों में बटी हुई ज़िंदगी और मुसलसल माली मसाइल ने उसे ऐसे रास्तों की तरफ धकेल दिया जहां कानून की सरहदें धुंधली हो जाती हैं। इसी दौरान उसने हुंडी के ज़रिए पैसे मुंतकिल करने का काम शुरू किया। ये वो गैर रस्मी माली निज़ाम है जिसमें रकम बैंकों के बगैर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाई जाती है। शुरू में ये सिर्फ कारोबार था, मगर जल्द ही ये काम उसे ऐसे लोगों के करीब ले आया जो आम कारोबारी नहीं थे। दो 2022 के आखिर में उसकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ आया। उसके कज़न हसनैन ने उसे एक शख्स से मिलवाया। नाम था मेहरदाद यूसुफ। मर्चेंट के मुताबिक मेहरदाद यूसुफ ईरान की पासदाराने इनकलाब यानी IRGC से वाबस्ता एक इंटेलिजेंस अफसर था। पहली मुलाकात में कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस एक सवाल पूछा गया, क्या तुम ईरानी हुकूमत के लिए कुछ काम करने में दिलचस्पी रखते हो? आसिफ मर्चेंट ने हामी भर ली। शुरू में काम निस्बतन सादा था। वो हंडी के ज़रिए ईरान तक पैसे पहुंचाता था, एक माली चैनल जो खामोशी से चल रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातें बदलने लगीं और काम ज़्यादा ख़तरनाक होता गया। मार्च 2024 में आसिफ मर्चेंट ईरान गया। वो तेहरान में मेहरदाद यूसुफ से मिला। इसी मुलाकात में उसे एक 4 नुकाती मंसूबा दिया गया। ये मंसूबा मामूली नहीं था। पहला मरहला एहतजाज का एहतमाम, दूसरा हसास दस्तावेज़ात की चोरी, तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग और चौथा मुमकिना तौर पर किसी सियासतदान का कत्ल। ये सब एक बड़े मकसद के लिए था, कासिम सुलेमानी का बदला। जनवरी 2020 में अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया था। ईरान के कई ओहदेदार बार बार ये ऐलान कर चुके थे कि इस कत्ल का बदला लिया जाएगा, और अब ये बदला लेने की एक नई कहानी बन रही थी। मर्चेंट के मुताबिक इस मुलाकात में 3 नामों का जिक्र हुआ, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन और नकी हेली। कोई मखसूस हदफ तय नहीं किया गया था, बस ये कहा गया था कि इनमें से किसी को निशाना बनाया जा सकता है। अप्रैल 2024 में आसिफ मर्चेंट ने एक नया कदम उठाया। वो ईरान से पाकिस्तान आया और फिर अमेरिका के लिए रवाना हो गया। इसका बहाना था अमेरिका में गारमेंट्स का कारोबार शुरू करना, लेकिन तहकीकात के मुताबिक इसके असल मकासद कुछ और थे। मर्चेंट को हिदायत दी गई थी कि वो अमेरिका में ऐसे अफराद तलाश करे जो किराए के कातलों तक पहुंच रखते हों, यानी माफिया या जराइम पेशा नेटवर्क। अमेरिका पहुंचने के बाद उसने अपने राब्ते बढ़ाने शुरू किए और फिर न्यूयॉर्क में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई।
मर्चेंट को लगता था कि ये शख्स मुजरिमाना नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, मगर हकीकत कुछ और थी। वो शख्स एक मुखबर था। न्यूयॉर्क की एक तारीक कोठरी में होने वाली ये मुलाकात हरगिज़ मामूली नहीं थी। हवा में तनाव की एक तेज़ लहर दौड़ रही थी, जैसे किसी पोशीदा कैमरे की आंख खामोशी से हर लम्हा महफूज कर रही हो। मर्चेंट ने अपनी कुर्सी ज़रा आगे खिसकाई, आंखें सुकेड़ कर मुखबर की तरफ देखा और धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा, मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जो बिल्कुल खामोश हो, कोई निशान न छोड़े। एक कत्ल का इंतज़ाम जो किसी बड़े सियासतदान को निशाना बनाए। ये कहते हुए उसने अपने हाथ से बंदूक की शक्ल बनाई, उंगलियां खींचकर ऐसे ट्रिगर दबाया जैसे वाकई गोली चला रहा हो। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, समझे, ये कोई खेल नहीं, ये बदला है, सुलेमानी की मौत का जवाब। मुखबर ने कोई वाज़ेह रद्दअमल नहीं दिया। उसने बस खामोशी से अपना फ़ोन जेब में रखा, सर हिलाया और सुनता रहा, जबकि उसके जहन में ख़तरे की घंटियां बज चुकी थीं। वो जान चुका था कि ये मालूमात फ़ौरन अपने हैंडलर तक पहुंचानी होंगी। मर्चेंट ने बात आगे बढ़ाई और मंसूबे की मज़ीद तफसील बताई। पहले एहतजाज का एहतमाम करो, हुजूम में घुसकर सिक्योरिटी को उलझाओ, फिर दस्तावेज़ात चोरी करो ताकि अंदर की मालूमात मिले, और आखिर में शूटिंग। ट्रम्प जैसी शख्सियत को बिल्कुल साफ सुथरा। उसने एक कागज़ पर खाका खींचा, लाइनें बनाएं, मराहिल दिखाए और पूरे प्लान को इस अंदाज में सामने रखा जैसे कोई तरबियत याफ्ता जासूस खामोशी से अपना नेटवर्क बिछा रहा हो। मुखबर खामोशी से सब कुछ नोट करता रहा। उसके दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि ये आदमी एक ख़तरनाक खेल खेल रहा है। और फिर जैसे ही वो बाहर निकला, उसने अपने सेक्रेट डिवाइस के ज़रिए पैगाम भेजा। टारगेट ने प्लान शेयर किया, IRGC का लिंक, फौरी एक्शन। ये इत्तला सीधी कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुंची। वहाँ एक कमरे में अफसरान मॉनिटर्स के सामने बैठे सब कुछ देख रहे थे, और इसी लम्हे ये तय होने लगा कि उसे किस तरह एक मुनज़्ज़म जाल में फंसाया जाए। अब FBI इस कहानी में पूरी तरह दाखिल हो चुकी थी। अंडरकवर एजेंट्स तैनात किए जा चुके थे और यूं एक ऐसी शतरंज शुरू हो गई थी जिसकी हर चाल किसी न किसी अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। इस एक पैगाम के बाद मंजर पूरी तरह बदल गया। अब मामला सिर्फ एक मुश्तबा गुफ्तगू तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि वफाकी सतह पर एक खामोश ऑपरेशन में तब्दील हो चुका था। मर्चेंट को शायद अभी भी यही लग रहा था कि वो अपने मंसूबे के लिए सही लोगों तक पहुंच रहा है, मगर हकीकत ये थी कि इसी लम्हे से उसके गिर्द एक ऐसा दायरा बनना शुरू हो गया था जिसका हर किनारा कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ में था। मुखबर की रिपोर्ट, इशारों की तफसील, IRGC के मुमकिना लिंक और कत्ल के इरादे की नौयत, ये सब चंद ही घंटों में एक बड़ी फाइल का हिस्सा बन चुके थे। एक बंद कमरे में अफसरान ने उसके सफ़र, राब्तों, माली लेन देन और मुमकिना अगले कदमों को जोड़ना शुरू किया। फैसला फौरी गिरफ्तारी का नहीं था, फैसला ये था कि इसे चलने दिया जाए ताकि देखा जा सके कि वो किस दरवाजे तक जाता है, किससे मिलता है और उसके पीछे असल साया कहाँ तक फैला हुआ है। यूं निगरानी का वो मरहला शुरू हुआ जो खामोश भी था और ख़तरनाक भी। मर्चेंट को अंदाज़ा नहीं था कि अब उसकी नकलो हरकत, उसके राब्ते, उसकी मुलाकातें और उसके अल्फाज अलग अलग नहीं रहे। सब कुछ एक नक्शे में बदला जा रहा था, ऐसा नक्शा जिसमें हर लाइन आखिरकार उसी की तरफ वापस आ रही थी। चंद दिन बाद मुखबिर ने दोबारा राब्ता किया। इस बार लहजा ज़्यादा मुहतात था, मगर पैगाम वाज़ेह था। ऐसे लोग मौजूद हैं जो काम कर सकते हैं। मर्चेंट ने फ़ौरन दिलचस्पी जाहिर की, जैसे वो इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। उसके जवाब में जल्दी भी थी और एक ऐसा एतमाद भी जो अक्सर उन लोगों में आ जाता है जो समझते हैं कि अब वो हदफ से ज़्यादा दूर नहीं। जून 2024 की एक शाम,
न्यूयॉर्क के एक होटल में अगली मुलाकात तय हुई। बाहर शहर मामूल के शोर में डूबा हुआ था, मगर अंदर एक ऐसा मरहला शुरू होने वाला था जहां गुफ्तगू रिकॉर्ड भी होनी थी और इरादे साबित भी। मर्चेंट को यकीन था कि अब वो उन लोगों से मिलने जा रहा है जो पैसे के बदले खामोश काम कर देते हैं, मगर उसे मालूम नहीं था कि मेज़ के दूसरी तरफ बैठे लोग कातिल नहीं, FBI के अंडर कवर एजेंट्स हैं। इसी दौरान मर्चेंट खामोशी से इंटरनेट पर ट्रंप की रैलियों के मकामात तलाश करता रहा। वो मुख्तलिफ शहरों में होने वाले इवेंट्स, वहाँ की नक्लो हरकत और सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठी करता था, जैसे वो किसी बड़े मरहले से पहले ज़मीन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मगर असल ख़तरनाक पहलू सिर्फ मालूमात जमा करना नहीं था। असल बात ये थी कि ये मालूमात ईरान तक कैसे पहुँच रही थी। मर्चेंट के मुताबिक उसने उसके लिए एक गैर मामूली तरीक़ा इख्तियार किया। वो अपनी रिपोर्ट्स एक किताब के अंदर छुपा कर भेजता था ताकि बज़ाहिर सब कुछ आम दिखाई दे, मगर असल मवाद नज़रों से ओझल रहे। ये किताब मुख्तलिफ अफराद के ज़रिए ईरान पहुँचाई जाती थी। बाहर से वो एक सादा चीज़ लगती थी, मगर उसके अंदर ऐसे पैगामात मौजूद होते थे जो एक बड़े और ख़ामोश राब्ते का हिस्सा थे। ये पैगाम रसानी का एक ऐसा तरीक़ा था जो बज़ाहिर मामूली दिखाई देता था, लेकिन हकीकत में इसी सादगी के अंदर खुफिया मालूमात छुपी होती थीं। जून और जुलाई 2024 के दौरान FBI खामोशी से अपना दायरा तंग करती रही। ऊपर से सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर अंदर ही अंदर मर्चेंट के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल केस तैयार हो रहा था। उसकी हर मुलाकात, हर गुफ्तगू, हर इशारा और हर अदायगी रिकॉर्ड में शामिल की जा रही थी, जैसे उसके गिर्द बिछा हुआ पूरा नक्शा आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल किया जा रहा हो। अब यह सिर्फ शक नहीं रहा था। हुक्काम के पास उसकी नक्लो हरकत, राब्तों का पैटर्न, मुलाकातों की तरतीब और वो तमाम लम्हात मौजूद थे जिनमें वो अपने इरादे ज़ाहिर कर चुका था। ये सब कुछ जल्दी में नहीं, बल्कि सब्र और हिसाब के साथ हो रहा था। फिर वो दिन आ गया, 12 जुलाई 2024। मर्चेंट में पाकिस्तान वापसी के लिए फ़्लाइट बुक कर रखी थी। शायद उसे लग रहा था कि अब वो अमेरिका से निकल जाएगा और सब कुछ पीछे रह जाएगा, मगर उसे मालूम नहीं था कि इसी दिन उसके लिए रास्ता बंद हो चुका है। वो टेक्सास में एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। सड़कें आम थी, दिन आम था, मगर उसके गिर्द फ़ज़ा बदल चुकी थी। वो ख़ुद को एक मुसाफिर समझ रहा था, जबकि हकीकत में वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। फिर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही अमरीकी हुक्काम ने उसे रास्ते में रोक लिया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई मौका नहीं मिला, कोई दूसरा रास्ता नहीं खुला। चंद लम्हों में वो शख्स जो ख़ुद को अगली फ़्लाइट का मुसाफिर समझ रहा था, वफाकी केस का बाकायदा मुल्ज़िम बन चुका था। वो कभी जहाज़ तक नहीं पहुंचा। पाकिस्तान वापसी का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया। सामान, टिकट और वापसी का इरादा एक तरफ रह गया और दूसरी तरफ वो हकीकत खड़ी थी जिससे वो महीनों से बचने की कोशिश कर रहा था। अब सामने सिर्फ अमरीकी हुक्काम थे और वो केस जो खामोशी से उसके गिर्द मुकम्मल किया जा चुका था। इसी गिरफ्तारी के साथ खेल ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ उसका मैदान बदल गया था। अब कहानी खुफिया मुलाकातों से निकलकर तफ्तीशी कमरों, अदालती फ़ाइलों और फेडरल कोर्ट के सख्त माहौल में दाखिल होने वाली थी। मगर जब अदालत में मर्चेंट ने बोलना शुरू किया तो उसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। उसके मुताबिक ये सारा खेल उसकी अपनी मर्जी का नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे दबाव में चल रहा था जिससे निकलने का रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अदालत को बताया कि तेहरान में उसके ख़ानदान को ख़तरा लाहक था। उसके ईरानी राब्ताकार ने उसे वाज़े इशारा दिया था कि वो ना सिर्फ उसके रिश्तेदारों को जानता है, बल्कि ये भी जानता है कि वो कहाँ रहते हैं। मर्चेंट के बकौल यही वो साया था जो हर कदम पर उसके साथ चल रहा था। उसका कहना था कि वो असल में इस मंसूबे को अंजाम देने नहीं, बल्कि सिर्फ वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा था।
उसे यकीन था कि वो कभी कामयाब नहीं होगा और ना ही ये सिलसिला ज़्यादा देर तक चल सकेगा। उसके मुताबिक वो हर कदम पर ये सोचकर आगे बढ़ रहा था कि जल्द या बदेर वो गिरफ्तार हो जाएगा। मर्चेंट ने यह भी कहा कि इसकी असल उम्मीद कुछ और थी। वो चाहता था कि गिरफ्तारी के बाद अमरीकी हुक्काम के साथ ताउन करे, मालूमात दे और ख़ुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश करे जो मजबूरी में उस खेल का हिस्सा बना, और शायद इसी ताउन के बदले उसे अमरीका में रहने का कोई रास्ता मिल जाए, एक ग्रीन कार्ड, एक कानूनी पनाह, ताकि वो आखिरकार अपनी फैमिली को भी अमरीका ला सके और उस खौफ के दायरे से बाहर निकाल सके जिसका वो अदालत में बार बार जिक्र कर रहा था। दो 2026 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई। प्रोसिक्यूटर नैना गुप्ता ने मर्चेंट से सीधा सवाल किया, आप अमेरिका इसलिए आए थे कि माफिया के लोगों को किसी सियासतदान को कत्ल करने के लिए भर्ती कर सकें, दुरुस्त? मर्चेंट ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, यह बात दुरुस्त है। मगर फौरन उसने एक और जुमला कहा, लेकिन मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। प्रोसिक्यूटर्स ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। उनके मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं कि मर्चेंट दबाव या ज़बरदस्ती का शिकार था। उनके पास वीडियोस, ऑडियोज और माली लेन देन के रिकॉर्ड मौजूद थे, एक नैपकिन पर लिखा हुआ मंसूबा भी। दूसरी तरफ ईरान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तेहरान का मौक़िफ़ था कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, मगर अमरीकी हुक्काम इस केस को एक बड़ी खुफिया जंग का हिस्सा समझ रहे थे, एक ऐसी जंग जो बंदूकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि जासूसी, नेटवर्क्स और खुफिया मंसूबों से लड़ी जा रही थी। आसिफ मर्चेंट अब भी अदालत में खड़ा था। वो कहता है कि वो एक मजबूर आदमी था, एक ऐसा शख्स जो दो मुल्कों के दरमियान, दो ख़ानदानों के दरमियान और दो ताकतों के दरमियान फंस गया था। प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं कि वो एक रज़ाकार साजिशी था। फैसला अब अदालत को करना है। अगर वो कसूरवार ठहरा तो उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। मगर इस केस ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है, क्या ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है या फिर ये खुफिया जंगों के इस साए की एक झलक है जो दुनिया की सियासत के पीछे मुसलसल चलती रहती है, और शायद इस जंग की कई कहानियाँ अभी सामने आना बाकी हैं। गिरफ्तारी के साथ ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल सवाल यही से शुरू हुआ कि आसिफ रज़ा मर्चेंट वाकई दबाव में था या वो जानबूझकर एक ख़तरनाक खेल खेल रहा था। फैसला अदालत करेगी, मगर इतना वाज़ेह है कि खुफिया जंगें हमेशा सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। कभी वो खामोश कमरों, खुफिया राब्तों और पोशीदा मंसूबों में जन्म लेती हैं। ऐसी ही सनसनीखेज और खुफिया कहानियाँ देखने के लिए मिस्क ओरिजिनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके नज़दीक आसिफ मर्चेंट मजबूरी का शिकार था या एक सोचा समझा खिलाड़ी। मैं हूं मारिया और अगली वीडियो में आप देखेंगे मेरे ज़ाती मिशन का अगला मरहला, एक खुफिया ऑपरेशन जहां मेरा हदफ है अपने मुल्क का दुश्मन हैबतुल्लाह। इस मिशन में मेरे साथ होगा ऑस्कर, खामोश मंसूबाबंदी, ख़तरनाक रास्ते और एक फ़ैसला कुन लम्हा। क्या हम इस मिशन में कामयाब हो सकेंगे या इस बार खेल कुछ और रुख इख्तियार करेगा? ये जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें, सिर्फ मिस्क ओरिजिनल पर।